तारीख थी 26 दिसंबर 1955। जगह भारत के राज्य महाराष्ट्र के एक जिले रत्नागिरी का एक गांव खेड़। इस गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। वक्त गुजरता है, माता पिता के साथ साथ यह बच्चा मुंबई चला आता है। पिता पुलिस में सिपाही थे। वक्त का सिलसिला आगे बढ़ता है और यह बच्चा स्कूल जाने लगता है। स्कूल जाने के बाद कुछ समय के बाद लगभग 6 क्लास में जब ये आ जाता है, इसे एक चीज़ अचानक से पता पड़ती है, इसका एडमिशन स्कूल से काट दिया गया है और इसे अब नहीं पढ़ाया जाएगा। स्कूल से नाम कटवाने वाला व्यक्ति पिता ही था। वजह थी गरीबी, जिसके चलते पिता ने स्कूल से अपने लड़के का नाम कटवा दिया और उसे ना पढ़ाने का डिसीजन को मजबूरन लेना पड़ा। पिता थे तो एक साधारण से पुलिस कांस्टेबल, लेकिन उनके ईमानदारी के चर्चे डिपार्टमेंट से लेकर शहर भर चर्चित थे। ईमानदारी ऐसी कभी भी धंधा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगाया। हमेशा एक इज्जतदार नौकरी और अधिकारियों समेत जनता की नज़रों में इज्जतदार बने। इन दिनों से ठीक से न शांत होने वाली वो पिता की ईमानदारी, गरीबी, इस सब के चलते इस छोटे से बच्चे को ईमानदारी, मजबूरी और गरीबी तीनों से ही नफरत हो जाती है। लेकिन किसको पता था कि पिता की यही ईमानदारी, पिता का यही बेदाग चरित्र एक दिन इस बच्चे को वो जीवन देगा जो शायद कभी इसने नहीं सोचा था, और लाकर खड़ा कर देगा एक ऐसी जगह पर जहां से अपने ही देश में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया है। बच्चे का नाम आतंकवादी की संज्ञा दी गई। कितना सच है, कितना झूठ, किसी को नहीं पता। 1993 ब्लास्ट थे जो बॉम्बे की अलग अलग जगहों पर हुए, जिससे बॉम्बे दहल गया था। ये दाऊद इब्राहिम ने किए, ऐसा उनके ऊपर दोष मढ़ा जाता है। दाऊद इब्राहिम की कहानी में पिता के बाद शुरुआत आती है बड़े भाई, जहाँ एक तरफ पिता की ईमानदारी, बेदाग चरित्र के चलते पेट की भूख भी ठीक से नहीं मिट पा रही थी, शांत नहीं हो पा रही थी, वहीं दूसरी ओर दाऊद के बड़े भाई शाबिर, जो कि डोंगरी में उनके साथ रहते थे, जो लोकल गैंगस्टर्स थे डोंगरी के, उन सभी के साथ मिलकर कुछ पैसा कमा लेते थे, जैसे कि पॉकेट मारना और भी लूट फिरौती करना, सारी चीज़ों को लेकर कुछ पैसा कमा लेते थे और ठीक ठाक कमाई उनकी हो जाती थी। इन दोनों चीज़ों के बीच नन्हा दाऊद पिस रहा था। अंत में आकर उसने छोटी उम्र, खाली पेट, बिलखते परिवार और शाबिर के पैसे और शाबिर का काला साम्राज्य, सभी के बीच कोमल बुद्धि वाला दाऊद अपने बड़े भाई के नक्शे कदमों पर चलने लगा। दाऊद ने वो रास्ता चुन लिया था जिसने उसे वहां ले जाकर खड़ा कर देना था, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोच रखा था, शायद दाऊद ने भी। दाऊद अब उन सभी लोगों के साथ उठता बैठता, रोजमर्रा के काम करता, छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देता, सब डोंगरी के अंदर ही करता, जैसे पॉकेट मारना, चेन स्नैचिंग, छोटी मोटी लूट कर लेना, फिरौती लेना, ये सारी चीजें डोंगरी के लोकल गैंगस्टर के साथ मिलकर दाऊद करता था। दाऊद जिस साम्राज्य में था, उस जगह पर धीरे धीरे उसको ये चीज तो समझ में आ गई थी, कहाँ बेदाग वर्दी, ईमानदार पिता और खाली पेट के चलते वो समस्या में था। और इस दुनिया में जहाँ वो था, यहाँ पर वो पैसा कमाता था। ईमानदारी और सीधे साधे जीवन जीने से एक रोटी भी ढंग से नहीं मिल रही थी जो भूख को बुझा दे। और इस साम्राज्य में आकर उसने नोट कमाए, जिन नोटों की मदद से मिटने वाली सबसे छोटी चीज भूख थी। दाऊद इसी रास्ते पर आगे चल पड़ता है। महाराष्ट्र में कहने को तो उस समय पर मुख्यमंत्री के राज थे, लेकिन असलियत जो राज था, असलियत जो जिनके पास सत्ता थी, वो थे मुख्य रूप से 3 लोग और यहाँ के छोटे मोटे गैंगस्टर। इन 3 लोगों में सबसे बड़ा नाम था मस्तान मिर्जा, यानी कि हाजी मस्तान, जिसको हम सुल्तान मिर्जा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम करीम लाला और तीसरा नाम वरदराजन मुडलिया। कि मुंबई हमेशा से भारत में विदेश से आने वाली चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा है। आज भी जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। उस समय पर जो पोर्ट था उसमें मेन एक मसगांव करके पोर्ट था। आज मसगांव जगह है मुंबई में। काफी सारी चीजों पर इस समय के चलते, चूंकि आजादी के बाद का समय था, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी इंडिया में, उन्होंने बहुत सारी चीजों पर बैन लगा रखा था। चीजें लगभग ना के बराबर आ रही थी, आ भी रही थी, तो उनमें इतना शॉर्टेज था कि वो बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पा रही। बाजार में अगर मांग 5 की है तो चीज 1 ही आ रही। अब इन्हीं सब चीजों में मौका मिला स्मगलर्स को और छोटे मोटे गैंग्स को। स्मगलिंग का एक रूट निकलता है यहाँ से। देखिए, जब भी मार्केट में कोई चीज बंद की जाती है, जैसे आज हम बिहार का उदाहरण देख सकते हैं, वहाँ शराब बंद है,
तो शराब का जो असली रेट है और जगहों पर ये बिहार में लीगल होती तो जो रेट होता है उससे 8 गुने रेट में बिकती है, 10 गुने रेट में बिकती है, 4 गुने रेट में तो नॉर्मल बिकती है। और इससे जो जन्म होता है वो स्मगलिंग रूट्स का जन्म होता है। यही कुछ मुंबई में भी हुआ। देखिए मुंबई में छोटी छोटी चीजों का जो इम्पोर्ट होता था, बाहर के जो राज्य हैं उनसे, बाहर के जो देश हैं उनसे बहुत सारी चीजें बॉम्बे में आती थी, पोर्ट्स पर आती थी। इन्हीं सब के बीच अपने 60 गार्ड बैठाकर कई सारे स्मगलर्स ने विदेशों से जो इलीगल चीजें थी उन सबको मंगाना शुरू कर दिया। इंडिया में जो अमीर लोग थे, बहुत सारी चीजें जो बैन थी, वॉचेस, गोल्ड और भी काफी सारी चीजें जो बैन थी, उन सबका स्मगलिंग करना शुरू कर दिया। सामान विदेश से इलीगली जहाजों में भरकर आता, बॉम्बे में पोर्ट पर उसे उतार लिया जाता और ब्लैक मार्केट का एक बाजार क्रिएट करता है ये सब मिलकर। वहां पर कई सारे नाम थे, जैसे मैंने 3 नाम अभी लिए, मुडलियार, सुल्तान मिर्जा या मस्तान मिर्जा और करीम लाला। करीम लाला का पठान गैंग और सुल्तान मिर्जा का गैंग, वरदराजन मुडलियार का गैंग, ये तीनों आपस में लड़ रहे थे बहुत बुरी तरीके से। बॉम्बे की सड़कों पे सरेआम कत्लेआम हो रहा था, तीनों को नुकसान हो रहा था इसी ब्लैक मार्केट के चलते। तो इस सब का एक डिसीजन तीनों ने मिलकर निकाला एक मीटिंग के थ्रू कि क्यों ना हम अपने अपने एरियाज बांट लें। तो इन लोगों ने अपने अपने एरियाज बांट लिए। एरियाज बांटने के बाद अब इन तीनों में कोई रंजिश नहीं रह गई, क्योंकि इन सभी को पता था मुझे कहाँ कहाँ धंधा करना है। इसलिए इन सब ने अपने अपने क्षेत्रों में धंधा किया, अपने अपने एरियाज में धंधा किया, और जिससे इनके बीच की झड़प हो गई वो ना के बराबर थी। वहीं एक नया लड़का जो आकर डोंगरी में अपना धंधा बनाने की कोशिश करता है, नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो इस गैंग वॉर के चलते तीनों ने जो है सारी चीजें क्लियर करके और अपने अपने एरियाज बांटे थे, जिससे कि मारकाट ना हो और सभी शांति से अपना पेट पाले। देखिए इस सब में मुंबई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट होना, बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह होना बहुत ज्यादा रोल रखता है। ये जो बड़े नाम मैंने लिए, इन तीनों का ऐसा काम सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग तक ही नहीं, ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू, स्मगलिंग के थ्रू आगे चलकर एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन मनी और हफ्ता वसूली जैसे काम भी करने लगे अपने गुर्गों के थ्रू। साथ ही साथ इनको पैसा बनाने का जो भी रास्ता मिला सभी में घुसे और उन सभी से इन्होंने पैसा कमाया। एक दिन अचानक दाऊद के जो लोग थे, दाऊद के साथ जो काम करते थे, वो करीम लाला के एरिया में अपना धंधा डाल रहे थे। पठान गैंग जो कि करीम लाला का गैंग था, उन्होंने दाऊद के 2 लड़कों को उठाकर बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। इससे दाऊद के मन पर बहुत बुरा असर पड़ा और उसके बाद उन्होंने सभी को, जो भी करीम लाला गैंग था यानी कि पठान गैंग था, उन सबको मारने का प्लान बना लिया। और इसको कुछ समय बाद वो अंजाम भी देते हैं, लेकिन उसके बीच की कहानी पे उस पर हम पहले चर्चा करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको बाद में कि उन्होंने क्या किया बदला लेने। दाऊद के लड़कों को मारा है, जब ये बात दाऊद तक पहुंची तो वो आग बबूला हो उठा। यहाँ पे मैं आपको दाऊद के जन्म के पहले का एक किस्सा बता दूं, क्योंकि अब दाऊद के पैर डोंगरी के बाहर पसरने वाले थे और इसका एक छोटा सा जोड़ दाऊद के जन्म के पहले से। देखिए जब इनके पिताजी की शादी हुई तो इब्राहिम कासकर अपनी मिसेस के साथ यानी कि दाऊद की माँ के साथ एक मुस्लिम संत के पास जाते हैं, जिसका नाम था निराले शाह बाबा। उस संत ने बोला था कि तुम्हारे 6 लड़के होंगे और दूसरे नंबर का जो लड़का होगा बहुत पैसा कमाएगा, बहुत नाम कमाएगा। तो इनके पिताजी जो थे उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल में दाऊद को पढ़ाया लिखाया। अब ये कहानी धीरे धीरे वैसी ही आगे हो रही है, इसलिए मैंने ये कॉन्टेक्स्ट के बीच में आपको बताना ठीक समझा। कहानी को आगे सुनिए। इस सब के बाद दाऊद का पहला निशाना मस्तान मिर्जा था, क्योंकि भले ही करीम लाला के लड़कों ने दाऊद के लड़कों को पिटवाया था, लेकिन इसमें मस्तान मिर्जा और मुडलियार तीनों लोग सांठगांठ थी, क्योंकि अब इनमें दोस्ती भी काफी हद तक हो चुकी थी, बातचीत आपस में करते थे। तकलीफ सबको हो रही थी दाऊद की वजह से। साल आता है 1974 यानी कि इमरजेंसी का साल। अभी तक दाऊद सिर्फ डोंगरी के अंदर ही सीमित था, वहीं धंधा करता था, वहीं सारे काम करता था। अब ये समय जो था ये दाऊद का समय आने वाला था, क्योंकि अब 80 का दशक थोड़ा ही पास था और दाऊद ने यहाँ से अपने पैर पूरे बॉम्बे में पसारना शुरू कर दिए। लेकिन दाऊद को एक कहीं से टिप मिली, कहीं से उसको पता पड़ा अपने खबरी के थ्रू, मस्तान मिर्जा का काफी सारा पैसा एक जगह से उनके घर जा रहा। तो उन्होंने प्लान बनाकर बाइक से जो भी असले बारूद इनके पास थे उन सारी चीजों की मदद से, अपने गैंग की मदद से वो पैसा लूट लिया। अब इन्होंने बॉम्बे के सबसे बड़े डॉन यानी कि मस्तान मिर्जा से सीधा पंगा ले लिया था। असली आश्चर्य आपको तब होगा जब आपको पता पड़ेगा ये पैसा मस्तान मिर्जा का कभी था ही नहीं। पैसा असल में बैंक का था, यानी कि सरकारी पैसा। बात जाती है पुलिस के पास, जो कि नॉर्मल सी बात है, होना ही था, और दाऊद के ऊपर होता है केस और टीम बनाई जाती है पुलिस की क्राइम ब्रांच के थ्रू। उसमें एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति जो कि कांस्टेबल था मुंबई पुलिस का, बेदाग वफादार, वफादारी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाने वाला सिपाही था। नाम था इब्राहिम कासकर, यानी कि दाऊद के पिता। दाऊद के पिता को जब छानबीन करने के बाद ये चीज पता चलती है कि इस लूट में दाऊद का हाथ है, तो उसको पकड़ कर लाते हैं और घर में बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि दाऊद की हालत खराब हो जाती है। एक बार फिर उनकी ईमानदारी उन्हीं के आड़े आने वाली है, ये किसी को नहीं पता था।
उन्होंने ले जाकर दाऊद को जेल में बंद कर दिया और वही किया जो एक आदर्श पुलिस वाले को करना चाहिए। तो कहते हैं ना, इंसान कुछ भी कर ले, चाहे इतनी कोशिश कर ले, जो नसीब में लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। इंसान के बस में नहीं है कि जो नसीब में लिखा है उसको हटा दिया जाए या उसको टाल दिया जाए। इंसान जो भी करता है वो उसको लगता है कि वो सही कर रहा है, पर सब करवाता उससे भी है, और जो होना है वो हो ही जाता है। बोला जाता है ये दाऊद को उनके पिताजी ने बंद कर दिया जेल में ले जाकर, तो उनको वहां से एक टिप मिली, और वो टिप थी पठान गैंग को खत्म करने की, यानी करीम लाला के गैंग को साफ करने के बारे में। ये समय था जब मस्तान मिर्जा, करीम लाला, सबके नाम फीके पड़ रहे थे और मुंबई अपने नए मालिक की खोज में थी, जो उसको मिलता है दाऊद के रूप में। कैसे, थोड़ी देर में हम जान जाएंगे। देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति अब मुंबई का मालिक बन सकता था जिसके अंदर डेयरिंग हो, दमखम हो, लड़ने मरने का जिगर हो, और ये सब कुछ दाऊद के पास था। ये वो समय था जब मुंबई में छोटे छोटे डॉन जो थे वो आपस में संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे कि नेतृत्व कौन करेगा, हमारा काम कौन देखेगा, छोटी मोटी चीजों को लेकर, एरिया को लेकर, धंधे को लेकर, ये सब आपस में लड़ रहे थे। साल आता है 1982, यानी कि 1982, 80 का दशक, जिसे दाऊद का दशक भी कहा जाता है। इस दशक ने दाऊद को सब कुछ दिया, और वो दिया है जो आज तक उसके पास है और हमेशा रहे। ये जो छोटे छोटे गैंग वहाँ लड़ रहे थे उनकी बात तो थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। करीम लाला की गैंग की बात है। करीम लाला का जो गैंग है उसमें मनिया सुरवे, आलमजेब जैसे 2-3 लोगों की सहायता से करीम लाला गैंग, यानी पठान गैंग, दाऊद के भाई शाबिर इब्राहिम को मार डाला, उनकी हत्या कर दी। शाबिर इब्राहिम भाई शख्स था जो दाऊद को दुनिया में लाया, दाऊद को बनाने के लिए बहुत कुछ किया, और सबसे बड़ी बात तो दाऊद का सगा बड़ा भाई। अब दाऊद पठान गैंग से बदला लेने चल रहा था, उसे आवश्यकता थी तो सिर्फ एक मौके की। सबके चलते बॉम्बे जो है वो पूरा का पूरा एक रण के मैदान के रूप में डेवलप हो गया, और हर गली में बॉम्बे के खून खराबा, गैंग और जैसी चीजें चलने लगी जो कि आम हो गई। इसी सब में एक छोटे और गरीब घर का लड़का, वो भी गरीबी से परेशान था काफी हद तक, जो उसके घर की परिस्थिति थी वो दाऊद से मैच करती थी। आगे चलकर ये लड़का दाऊद का राइट हैंड बनता है, उसके आगे चलकर ये लड़का दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन भी बनता है। इस लड़के ने शुरुआत में छोटे मोटे काम किए दाऊद की तरह, फिल्म की टिकट ब्लैक की, इसने पॉकेट मारी, इसने वही सब काम किया जो दाऊद ने भी अपने दौर में शुरुआत में मजदूरी में किया था। इसका नाम था छोटा राजन। छोटा राजन एक दिन जाकर मिलता है बड़ा राजन नाम के एक गुंडे से, जो कि दाऊद समेत मुंबई के काफी सारे बड़े डॉन्स के संबंध में था। बड़े राजन ने छोटा राजन को बहुत सारी चीजें सिखाई, इस दुनिया में लेकर आया, उसको एक नाम बनाया। छोटा राजन और बड़े राजन के बीच में संपर्क बढ़ने लगा, एक दूसरे के शागिर्द हो गए। छोटा राजन बड़े राजन को अपना गुरु मानने लगा। इसी सबके चलते अचानक एक दिन आता है जिस दिन अब्दुल कुंजू नाम के एक इंसान ने बड़े राजन की हत्या कर दी। इसलिए में वो होता है जिस कांड ने छोटा राजन को छोटा राजन बनाया, दाऊद तक पहुंचाया। सबके बाद अपने गुरु के मरने के बाद छोटा राजन आग को खुला। आग में सिर्फ एक मकसद था अब्दुल कुंजू की मौत और अपने बड़े भाई जैसे गुरु बड़े राजन का बदला। इसमें जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो अब्दुल कुंजू है वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे। क्रिकेट जो है उनको काफी सारे टूर्नामेंट्स थे जिनमें उनका नाम आता था, और टूर्नामेंट्स को अटेंड करते थे, खेलने जाते थे, बैटिंग बहुत अच्छी करते थे। ऐसे ही एक दिन आता है जिस दिन एक मैच था, क्योंकि ओपनर मैच चल रहा था। अब्दुल कुंजू हाफ सेंचुरी से ज्यादा रन बना चुके थे, यानी कि 50 रन से ऊपर रन बना चुके थे। सामने से बॉलर एक बॉल देता है, अब्दुल कुंजू बैट घुमाते हैं और बॉल जाके गिरती है दर्शक दीर्घा में, यानी कि बाउंड्री के पार। बाउंड्री के पार से कुछ लड़के बॉल लेकर बॉल को उन्हें सौंपने के लिए आते हैं और अब्दुल कुंजू को सब तरफ से घेर लेते हैं और ऐसी मौत देते हैं जिसने छोटा राजन को एक नया नाम दिया। अब्दुल कुंजू को चारों तरफ से घेर कर लड़कों ने इतनी गोलियां मारी कि अब्दुल कुंजू के शरीर में गोलियां गिरना मुश्किल हो गया। अब्दुल कुंजू की शर्ट से जो खून बह रहा था, उस खून ने स्याही बनकर छोटा राजन के सबसे बड़े डॉन बनने की कहानी लिखी। क्योंकि बड़ा राजन दाऊद के भी संपर्क में था, तो दाऊद तक ये बात पहुंची कि छोटे राजन ने बड़े राजन का बदला ले लिया है, तो दाऊद ने उसे अपनी डी कंपनी में रख लिया। और क्योंकि अब छोटा राजन की जान को खतरा था, इस वजह से दाऊद ने उसे डी कंपनी में रख लिया और डी कंपनी का सारा कारोबार अब छोटा राजन संभालने लगा। साल आता है 1986। छोटा राजन की सहायता से दाऊद काफी सारे काम करता था, लगभग राइट हैंड हो गया था छोटा राजन दाऊद का, और सारे काम उसके काफी समय तक छोटा राजन नहीं देखे। बाद में इनकी राजनीति भी हो जाती है, जो आज तक दुश्मनी भी हो जाती है, तो आपको बाद में बताऊंगा। अभी इस पे बात करते हैं। इस समय दाऊद हर उस धंधे जिससे पैसा बनाया जा सकता था, उन सभी धंधों में घुस चुका था। सोना चांदी या ड्रग्स की तस्करी हो,
एक्सटॉर्शन का पैसा हो, रियल एस्टेट हो, या फिर हर वो जगह जहाँ से बॉम्बे में पैसा छापा जाता है, दाऊद का इंटरफेरेंस हर जगह। इस सब में उसकी नजरों से सिर्फ एक जगह बचती थी बॉम्बे के अंदर, इससे पैसा बहुत ज्यादा कमाया जा सकता था। जगह थी बॉलीवुड। जो बॉलीवुड का पार्ट है दाऊद के जीवन में, किसी भी डॉन के जीवन में बहुत ज्यादा डिमांड है उसकी कि उस पर क्या चर्चा हुई, कैसे उनकी लाइफ स्टाइल थी, हीरोइंस के साथ उसके क्या संबंध थे, बॉलीवुड के साथ उसके क्या संबंध थे, इस पर चर्चा हम अभी करते हैं। कि फिल्म प्रोड्यूस करना हो, फिल्म में किसी को कास्ट करना हो, फिल्म की स्क्रिप्टिंग हो, किसको कब काम करना है, किसको कितना काम देना है, हर चीज में दाऊद का इंटरफेरेंस था। सबके माध्यम से दाऊद को अपनी इमेज जो है उसको अच्छा भी बनाने के लिए मौका मिल गया था। और भी सारी चीजें थी जिनमें दाऊद को लगता था कि वो गलत नहीं है और उसको जबरदस्ती नाम उसका डाला जा रहा है। इस सबके थ्रू इन चीजों को वो क्लैरिफाई कर सकता था, इसलिए दाऊद ने इतना इंटरेस्ट लिया, काफी पैसा कमाया। सिलसिले में नाम आता है हीरोइन का, नाम था मंदाकिनी। 1890s की एक फेमस अदाकारा, जो मुझे जानकारी थी वो इतनी ही मिली है। काफी समय इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और उसके बाद ये अलग हो गए। अब साल आता है 1986, जो कि फाइनल साल था, जिस साल से आज तक कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम भारत में नहीं आया। साल 1986 में मुंबई में सिर्फ एक इंसान था जो दाऊद के सामने बचा था, नाम था करीम लाला, यानी कि पठान गैंग। दाऊद को इस चीज के बारे में सब कुछ ध्यान था कि उसके भाई शाबिर को मारने वाला पठान गैंग का ही आदमी था। मारने वाले में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी समद खान। ये जो समद खान था ये बहुत ज्यादा भोगविलासी था, बहुत ज्यादा लड़कियों में, बार्स में नशे पत्ते का आदी था, बार में जाने का आदी था, डांस गर्ल्स का आदी था। इन सारी चीजों का इसके अंदर बहुत ज्यादा आदत सी बन गई थी और ये इसके बगैर रह भी नहीं सकता। इस सब में एक लड़की उसके जीवन में आती है जिससे उसकी करीबियां बढ़ती हैं। इसके बाद धीरे धीरे वो लड़की और इसमें एक तरीके का अटैचमेंट हो जाता है, प्रेम हो जाता है। लड़की एक दिन कहीं गई हुई थी और समद खान साउथ बॉम्बे के एक एरिया में अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उस दिन समद खान की गोलियों से भूनकर उसी कार में इतनी बुरी तरीके से हत्या की जाती है, इतनी निर्मम हत्या की जाती है कि जो बॉम्बे शहर था, पूरे बॉम्बे के जो लोग थे, उन सभी ने इस चीज को देखा था। अब दाऊद इब्राहिम का नाम पूरे सिटी के, पूरे स्टेट के सामने था और दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जाने का जो अंजाम था, दाऊद इब्राहिम को छेड़ने का जो अंजाम था, वो पूरे शहर ने अपनी आंखों से देखा। सरकार जो है इस पर एक्शन लेती है, पुलिस के पास दारोमदार आता है, काम आता है। उसने आगे जाकर कार्रवाई शुरू की, छापे मारे, बहुत सी चीजें की, लेकिन इस सब के बीच दाऊद इब्राहिम को मौका लेकर यहाँ से निकाल दिया गया और ऐसा कहते हैं कि वो दुबई जाकर बस गए। काफी समय दुबई में रहे। दुबई जाने के बाद दाऊद इब्राहिम ने बहुत सारे नए धर्मों में जगह रखी। इनका जो एम्पायर था वो अभी तक इंडिया या बॉम्बे या महाराष्ट्र तक ही सीमित था, बहुत ज्यादा इंडिया के बाहर नहीं फैला। दुबई जाने के बाद इनके दिमाग में एक चीज आती है कि इनको अपने जो बिजनेस है उसको इंटरनेशनल करना चाहिए, केवल एक देश तक या एक सिटी तक ही सीमित न रहे। अब दाऊद गैम्बलिंग, मैच फिक्सिंग और सारी चीजों में भी कूद चुका था। साथ ही साथ जो ड्रग्स होते हैं, आर्म्स की स्मगलिंग होती है, इन सारी चीजों की भी इंटरनेशनल स्मगलिंग दाऊद करने लगा था। कई सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि दाऊद की जो सट्टे से केवल इनकम है 200 करोड़ यूएस डॉलर के करीब है। साथ ही साथ वो एक कंपनी खड़ी कर लेता है जो कि गैम्बलिंग कंपनी हो जाती है और मैच फिक्सिंग और काफी सारी चीजों में नाम आते हैं। काफी सारे क्रिकेटर्स के, उस समय के जो क्रिकेटर थे उनके नाम आते हैं और भी काफी सारे लोगों के नाम आते हैं जो कि मैच फिक्सिंग में दोषी पाए गए थे। 80 का दशक इसके साथ साथ खत्म होता है, दशक आता है 90s का। इस समय में जो जलने वाले लोग थे, यानी कि छोटा राजन और दाऊद की करीबियों से जो लोग जलते थे, जो कि नॉर्मली होता है, दो लोग अगर करीब आते हैं तो जो पुराने लोग हैं उनको जलन होती है, उनको तकलीफ होती है और इसी का फायदा उठाया दाऊद के आसपास रहने वाले लोगों ने, क्योंकि दाऊद दुबई में था और छोटा राजन जो है इंडिया में उनके सब काम देखता था, सारे काम छोटा राजन के हाथ में थे। छोटा राजन पूरी तरीके से दाऊद के हर काम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहता था। बिना छोटा राजन के इंडिया में कोई भी काम उनका होना लगभग नामुमकिन हो गया था, क्योंकि दाऊद ने उनको अथॉरिटी दे रखी थी। दाऊद के पास रहने वाले लोगों ने छोटा राजन के खिलाफ दाऊद को कान भरे। दाऊद चूंकि ऐसी स्थिति में है और ऐसी जगह पर है जहां पर हर पल जान का खतरा है, तो उन्होंने इस चीज को ठीक समझते हुए और एक सतर्कता के तौर पर, प्रिकॉशन के तौर पर छोटा राजन से दूरी बना ली। बहुत ज्यादा उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, बट उन्होंने धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली और बहुत कम चीज ऐसी जिसमें छोटा राजन की राय ली जाने लगी। लगभग धीरे धीरे इस चीज को खत्म कर दिया गया कि छोटा राजन के हाथ में जो पावर थी उसको भी लगभग दाऊद ने खत्म कर दिया था, क्योंकि अब छोटा राजन से दाऊद ने पूरी तरीके से दूरी बनाने की तैयारी कर दी। सब हुआ उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने दाऊद के कान भरे थे छोटा राजन के खिलाफ। छोटा राजन की जगह दूसरे लोगों की सलाह ली जाने लगी
और छोटा राजन का भी सबसे हटना स्वाभाविक हो गया। आगे चलकर वह साल आता है जिस साल ने दाऊद की जिंदगी पलट के रखी, साल 1993, यानी कि 1993 का वह साल जिसने बॉम्बे में आग लगा के रखी थी, पूरे बॉम्बे को दहला दिया था। एक ऐसा काला दिन जिसे बॉम्बे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट कभी नहीं भूल सकती। एक शहर में होने वाले सबसे भयानक धमाकों में ये शायद पहली बार हो रहा था। इतनी बुरी तरीके से आतंकवादी हमला हो रहा है और कई जगहों पर एक ही शहर में धमाके हो रहे हैं। बॉम्बे उस दिन दहल गया था। हर जगह लोगों के चीखने पुकारने की आवाजें आ रही। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, लगभग सब जगहों पर लोग मरे, सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए, न जाने कितनी जाने गई, कितने परिवार उजड़े। तो बॉम्ब विस्फोट हुआ था। इसके जो जड़ में जाके अगर बात की जाए तो कथित तौर पर ये कहा जाता है कि जब 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराई गई अयोध्या में, तो कम्युनल वायलेंस हुए थे, धार्मिक दंगे हुए थे। तो उसके चलते जो हिंदू पक्ष था, उन्होंने मोमडन पक्ष में हिंदू पक्ष, काफी सारी चीजें हुई थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। बट टाइगर मेमन और याकूब मेमन, इसमें दो नाम आते हैं। कहा जाता है इन दो लोगों का, जो बॉम्बे में भी राइट्स हुए थे इसी बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद, इन दो लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। कहा जाता है कि इन दो लोगों ने, इनमें से एक को फांसी भी हो चुकी है, याकूब मेमन नाम था उनका। ये सब फंडिंग लगभग जाकर ISI यानी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जोड़ी गई कहीं ना कहीं। असलियत जो कही जाती है वो यही है कि पाकिस्तान से इस सब जुड़ा हुआ था। और जो दाऊद इब्राहिम है, उनकी कंपनी थी डी कंपनी। इस सब के तार बड़ी चालाकी से दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिए गए और इस चीज को ऐसे दिखाया गया कि इस सब में दाऊद इब्राहिम का ही हाथ है पूरी तरीके से। पूरा जो बना दिया गया इस तरीके से टाइगर और याकूब मेमन की तरफ से दिखाया गया कि जो दाऊद इब्राहिम है उसके ऊपर ही पूरी तरीके से इसका दोष डाल दिया गया। तो 1993 बॉम्बे का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। कितना सच है कितना झूठ हम नहीं जानते, लेकिन क्या रीजन है कि पिछले 40 सालों में दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक बार अरेस्ट हुआ, जो कि खुद उसके पिता ने किया। और क्या रीजन है कि आज तक कोई भी कोर्ट इंडिया की दाऊद इब्राहिम को 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में गिल्टी नहीं पकड़ पाई। सच्चाई हम और आप पूरी तरीके से कोई भी नहीं जानता है। सच्चाई तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने ये सब किया। और आज तक ऐसा कहा जाता है कि दाऊद अजय। कहानी में चलते हैं आगे की ओर। खैर जो भी है, कोर्ट इस पर निर्णय करेगा और हम सभी उसको मानेंगे। फिलहाल दाऊद आरोपी हैं, अपराधी हैं। साथ ही साथ इब्राहिम के आगे की लाइफ थी तो उस पर कुछ बहुत ज्यादा खबर नहीं मिलती है। कई सारे लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान में है, कई सारे लोग कहते हैं कि वो दुबई में है, कई सारे लोग कहते हैं कि उनको जहर दे दिया गया है। क्या थ्योरी है, क्या सच है, किसी चीज का कोई कंक्लूजन आज तक पूरी तरीके से तो नहीं निकला है। हाँ, वहीं ये चीज भी कही जाती है दाऊद इब्राहिम का जो है पाकिस्तान में अपियरेंस है किसी चीज में, लगभग पॉलिटिकल पार्टी में वहाँ अपियरेंस है, ISI के साथ उनके संबंध है, ऐसा भी बोला जाता है। सच्चाई क्या है ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। जब तक कोर्ट ही डिसाइड करेगा तब तक आप सोइए, मैं भी सोता हूँ। हम मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आएंगे किसी नए टॉपिक पे वीडियो लेकर।